तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्म थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारी पढ़ना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये जो भी आपकी पांचों पॉइंट है ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा देता हूँ। ये हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का सिलेबस है और यहाँ तक कि इससे ऊपर के जितने भी टॉपिक थे ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और चैनल पर वीडियो अपलोड भी हो चुकी हैं। अगर आप सब उसको नहीं वॉच किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल देखेंगे। इसमें जो भी टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन, इसकी सारी चीजें हम लोग आज एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी कंटेंट है इजी वे में आपको समझ में आ सके। ओके, तो यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट है यहाँ पे मैं नोट डाउन किया हूँ। बाकी जो भी इसके अंदर का कंटेंट है ये आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले आई होप कि आप लोगों ने क्लास 10th और 12th में एक लाइट वाला चैप्टर रहा होगा, मतलब प्रकाश वाला चैप्टर, जिसमें आप लोग रिफ्लेक्शन जरूर पढ़े होंगे। आई होप कि आप लोग रिफ्लेक्शन जरूर पढ़े होंगे। जैसे ये कोई मान लो आपकी मिरर है, मिरर का मतलब होता है कोई शीशा है, ठीक है, और इधर से लाइट आती है तो शीशे से टकरा के फिर क्या वो टर्न हो जाती है। इधर से लाइट आई और शीशे से टकरा के वह टर्न हो जाती है। और देखो एक कंडीशन ऐसी होती है कि लाइट आ रही है और क्या है, टकराती नहीं है, बट क्या है, थोड़ा सा ऐसे मतलब इस मीडियम को क्रॉस करते हुए दूसरे मीडियम में हमारी लाइट चली जाती है। तो अब इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा और इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ये हमें पता करना होता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लाइट आ रही है और हमारे मिरर से टकरा के क्या है उसी मीडियम में वह रिटर्न हो जा रही है, ठीक है, ये तो हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। अगर वही रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो लाइट हमारी एक मीडियम से आ रही है, फिर वह क्रॉस करके दूसरी मीडियम में चली आ रही है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और हमें इस टॉपिक में रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है, ठीक है। और ओवरऑल आपको ये पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एंगल मतलब नॉर्मल रे, एक हमारी ऐसे करके एक नॉर्मल रे आती है ना, तो नॉर्मल रे के करीब हमारी कितनी जो है ये नॉर्मल रे इधर ये वाली हो गई और इंसिडेंट रे ये वाली हो गई, ठीक है। तो नॉर्मल रे के करीब हमारी इंसिडेंट रे कितनी जा रही है, ये जब हम चेक करते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये बेसिकली हम करते हैं इसलिए जैसे कोई भी हमारा मान लो ये सबस्टेंस है या तो कोई मैटर इसमें फिल करके रख दिया गया, ठीक। अब इसका क्या करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक करना है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, जब ये इस पे कोई भी लाइट मान लो आप कर रहे हो, मतलब लाइट का इंटेक इस पे हो रहा है, तो ये जो लाइट है ना कभी कभी क्या है रिफ्लेक्ट हो जाती है इससे, और कभी कभी धीरे धीरे करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल देखो क्या लिखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस दैट शो हाउ मच लाइट बेंड और स्लो डाउन व्हेन इट पास थ्रू दैट सबस्टेंस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जो भी सबस्टेंस आपके पास रखा गया है, जब उस पर लाइट पड़ रही है तो लाइट कितनी बेंड हो रही है या तो लाइट स्लो ही हो जा रही है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये कोई सबस्टेंस रखा गया है तो इधर से इंसिडेंट रे आई है, या तो क्या है वो कितनी बेंड हो जा रही है, ठीक है, या तो वहीं से बेंड हो जाए तो उसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अगर वो क्रॉस भी कर रही है तो कितनी वो स्लो डाउन या तो धीरे 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 करके ये नॉर्मल रे की तरफ आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें बताता क्या है, इट टेल्स हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब ये हमें ये बताता है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइट की स्पीड अलग होती है, एयर की स्पीड अलग होती है, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है कि लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर कैसे चेंज होती है। एक मीडियम से जाने का मतलब ये, जैसे एयर में लाइट की स्पीड कुछ अलग रहेगी और अगर पानी में वही लाइट चली गई तो उसकी स्पीड कुछ अलग हो जाएगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है तो वह कितनी स्पीड चेंज कर रही है,
ये भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है। ठीक है, अब देखो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन एनी टू मीडियम, और इसको हम लोग रेशियो भी बोल सकते हैं दो मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, जैसे कि दो मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है उसके रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, वैक्यूम मतलब एयर, और इधर दूसरे मीडियम में हमारा वाटर रखा गया है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दोनों के रेशियो को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो n इक्वल टू सी अपान वी। अब यहाँ पे क्या है, n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे जो c आपका है ये है वेलोसिटी ऑफ इम्पटी एयर। इम्पटी एयर का मतलब वैक्यूम, जो ये ऊपर लिखा गया है इम्पटी एयर, एंड जस्ट नीचे लिखा गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए सबस्टेंस। सबस्टेंस का सेंस ये है कि नीचे हमारा सबस्टेंस रखा गया है, उसका दोनों का रेशियो इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो इमेज बना है, इधर से हमारी नॉर्मल रे आती है। ठीक है, और दो मीडियम यहाँ पे बना है, एक वैक्यूम वाला है, एक वाटर वाला है। ठीक है, वैक्यूम में हमारा एयर रहेगा, सेकंड मीडियम में वाटर रहेगा, और इधर से जब कोई इंसिडेंट आ रही है तो वो देख रहे हो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे क्रॉस हो रही है ये हमारे नॉर्मल रे के कितनी करीब आ रही है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहाँ पे जो आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं आर को। ठीक है, यहाँ दो एंगल बन रहा है ना, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बाकी ये दो आपका मीडियम है, एक वैक्यूम है, एक वाटर है। अब देखो क्या है, इसको जब देखो लाइट क्या हमारी सीधी आ रही है तो इसको हम लोग रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं, और इसको डेंसर बोल सकते हैं। डेंसर का मतलब होता है घना। घना का मतलब क्या है, पानी की अपनी एक अलग डेंसिटी ही होती है, मतलब घनत्व होता है, तो इसलिए इसको डेंसर मीडियम बोला जाता है। और इसको रेयर में मतलब एयर है तो एयर में कोई डेंसिटी शायद नहीं होती है, तो ये हमारा एयर का है, और इधर से लाइट आती है और तुरंत ये नॉर्मल रे की तरफ रिफ्रैक्टेड होने लगती है, तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और दो एंगल बनता है, एक इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस को हम एंगल आई बोलते हैं और रिफ्रैक्शन को आर बोलते हैं। ठीक है, जब दोनों का आप रेशियो करोगे तो उसको स्नेल लॉ बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी 2 मार्क्स का पूछता है कि स्नेल लॉ, तो शायद ही कभी पूछे, वैसे ही पूछता नहीं है। अब देखो एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज कहाँ पे है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी हम बात करें तो कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज का अगर आपको कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन करनी है तब हम इसका यूज करते हैं। और आप कंसंट्रेशन को डिटर्मिनेशन आप ऐसे ही कर सकते हैं ना, जैसे कोई लाइट यहाँ पे मतलब कोई भी सबस्टेंस रखा गया है, लाइट क्रॉस किए तो लाइट क्या है धीरे 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 जब क्रॉस करेगी तो ये जान लीजिएगा आप ये बहुत डेंस है। डेंस का मतलब बहुत ही इसका घनत्व वाला पार्टिकल्स या मैटर है जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जैसे तेल वगैरह का ना। अब नेक्स्ट क्या है, किसी भी सबस्टेंस को भी हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, एंड प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, और एडल्ट्रेशन की डिटेक्शन में भी इसका हेल्प होता है। एडल्ट्रेशन का सेंस ये है जैसे कि होता है एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। ठीक है, जैसे कोई भी चीज जब हमारे मतलब मेन ड्रग के साथ जब कोई जो हमें जरूरत नहीं रहती है उसको भी जब ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन, तो उसके डिटेक्शन में भी यह हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू सम लिक्विड और सॉल्यूशन द लाइट टर्न्स आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। अब देखो सबसे पहले ये इमेज आप लोग देखो, ऑप्टिकल रोटेशन होता क्या है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपका ये लाइट सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिज्म है। अब देखो लाइट सोर्स का मतलब वही है कि ये हमें तो लाइट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रिज्म क्या करेगा, ये सारी जो स्कैटर्ड लाइट है सबको ये कलेक्ट करके एक वे में लाइट फ्लो करवाएगा। ठीक है, ये काम है प्रिज्म का। और ये जब एक फ्लो में लाइट फ्लो होने लगेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये लाइट हमारे सैंपल में या तो सोल्यूशन में आएगी। अब देखो सैंपल या सोल्यूशन को क्रॉस करते हुए जब हमारी लाइट अगर सीधे जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, और अगर वही क्लॉकवाइज जा रही है मतलब डेक्स्ट्रो जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज जाएगी, और एक अगर डाउन की तरफ आ रही है तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लीवो बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा क्या गया है, व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू सम लिक्विड और सॉल्यूशन। जब ये लाइट की जो बीम है ये हम अगर पास कर रहे हैं किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन में, द लाइट टर्न आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। आप लोगों ने देखा कि जब हम सैंपल से लाइट को क्रॉस किए तो ये जो लाइट है या तो राइट टर्न हो रही है या तो लेफ्ट, और या तो कभी कभी सीधे ही जा रही है, वही लिखा गया यहाँ पे। द एंगल
थ्रू विच इट रोटेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और जिस एंगल पे ये रोटेट कर रही है लाइट उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ऑप्टिकल रोटेशन समझ में आया होगा। अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। तो किसी भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में हम लोग इसका हेल्प लेते हैं, उसके बाद प्योरिटी टेस्टिंग में इसका हेल्प लेते हैं, उसके बाद स्टडी ऑफ आइसोमेरिज्म, जब हम आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं तब भी इसकी हेल्प लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक का मैटर आने वाला है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैटर ये है, जैसे ये कोई आपका सबस्टेंस है तो ये इसमें चेक किया जाएगा कि ये सबस्टेंस जो है कितना इलेक्ट्रिसिटी अपने पास एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना इलेक्ट्रिसिटी रिमूव कर सकता है। ये हम देखते हैं अपने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। अब देखो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो सीधा साधा कुछ भी नहीं करना है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो आप लोग दोनों के रेशियो लिख के आ जाइएगा और जो 2 मार्क्स का आपका इजी वे में मिल जाएगा। अगर बगल में एप्लीकेशन करके भी पूछ लिया तो किसी भी सॉल्वेंट को जब सिलेक्शन करनी होती है तब भी हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और किसी भी ड्रग की अगर सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तब भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और किसी भी ड्रग की आयोनाइजेशन चेक करनी है तब भी यूज करते हैं। और पोलैरिटी डिटर्मिनेशन के लिए है ये। पोलैरिटी डिटर्मिनेशन मतलब कि हमारा जो सब्सटेंस है कितना ज्यादा पोलर है और कितना ज्यादा नॉन पोलर है। ठीक है, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं डाईपोल मोमेंट। अब देखो ये डाईपोल मोमेंट क्या है। डाई का मतलब होता है 2, पोल मतलब बिंदु। 2 बिंदु के बीच में जो मोमेंट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं डाईपोल मोमेंट। अब ये डाईपोल मोमेंट क्या होता है, द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपको 2 चार्ज दिख रहे हैं, इसके बीच में जो r लिखा गया है वो डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसी का हमको मैथमेटिकल बना देना है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है डाईपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू आर, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे जब आप फिगर बना देंगे तो 2 चार्ज इधर कर दीजिएगा, बीच में डिस्टेंस कर दीजिएगा, उसका मैथमेटिकल प्रोडक्ट आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो डाईपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू आर मतलब चार्ज प्रोडक्ट इंटू डिस्टेंस। ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। जैसे कि Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, तो यानी हमारा इधर है, Cl इधर है, तो U आपका ये जो डाईपोल मोमेंट है तो Q इक्वल टू चार्ज प्रोडक्ट, जो भी आपका चार्ज प्रोडक्ट है उसको हम लेंगे इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाईपोल मोमेंट आपका निकल के आ जाएगा। अब हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। टू डिटरमाइन पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी चेक करना है तभी हम इसका यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करना है तभी हम इसका यूज करते हैं, और प्योरिटी अगर टेस्ट करना है तब भी हम डाईपोल मोमेंट का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और 2 मार्क्स के लेवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जब ये आयन में ब्रेक हो रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएट हो जाना, मतलब डिसोसिएशन हो जाना। मतलब जैसे NaCl है, अगर ये Na पॉजिटिव में और Cl माइनस में टूट रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आयन में ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, और जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपना 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट लेस देन 100%, और वहीं अगर वीक से कंपेयर करेंगे तो ये 100% से कम टूटते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H2O जैसे है H प्लस और OH माइनस में ये टूटता है, ये सभी को पता है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो कि हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, इन ब्रैकेट H प्लस इन ब्रैकेट A माइनस। ठीक है, और नीचे HA लिख देते हैं, और जो हमारा ऊपर है ये कंसंट्रेशन ऑफ फ्री सब्सटेंस है। बाकी जब हम रेशियो में इसको किए तो कंसंट्रेशन ऑफ नीचे वाला ड्रग कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखो द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज यूजुअली रिटन एज क्वोशिएंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन मोल पर लीटर। अब ये जो है सब ना, इसकी जो आप यूनिट देखोगे तो इनका यूनिट जो है मोल पर लीटर है। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया कि इसको हम मेजर कैसे करेंगे या तो इसकी यूनिट क्या है तो मोल पर लीटर ही बताइएगा। अब इसकी एप्लीकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। टू स्टडी ड्रग आयोनाइजेशन, अगर ड्रग की आयोनाइजेशन की स्टडी आप हमें करनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। टू प्रेडिक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, और अगर ड्रग एब्जॉर्प्शन को हमें प्रेडिक्ट करना है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो यूनिट थी समझ में आई होगी, और यहीं पे हमारी सेकंड यूनिट खत्म भी होती है। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही थर्ड यूनिट के साथ। अगर और भी सब्जेक्ट के आपको
लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको इजी लैंग्वेज में विदाउट एनी कॉस्ट नोट्स मैं डेली प्रोवाइड करता रहता हूं। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।